नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? आपके ऑप्शन से ए नरेंद्र, बी परमेश्वर, सी परोपकार, डी विद्यार्थी। सही जवाब ऑप्शन डी विद्यार्थी। जिस शब्द के बीच में ए और ओ की मात्रा हो वहाँ गुण संधि होता है। अगला सवाल, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए अप, बी अपि, सी उत, डी उप। सही जवाब है ऑप्शन सी उत। अगला सवाल, निम्न में अग्र स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए छोटी यू बड़ी यू, बी छोटी ई री, सी आ, डी कोई नहीं। बताइए अग्र स्वर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी छोटी ई और री। जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारण होने वाले स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए। री को भी अग्र स्वर माना जाता है क्योंकि इसका उच्चारण भी जीभ के अगले भाग से ही सक्रिय होने से होता है। अगला सवाल, उद्भव के आधार पर कौन सा शब्द के भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए तत्सम, बी रूढ़, सी तद्भव, डी विदेशी। बताइए इनमें से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी रूढ़। उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला सवाल, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए लड़की, बी पूजा, सी रहीम, डी हिमालय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए लड़की। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लड़की शब्द जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक जाति यानी लड़कियों का बोध कराता है, न कि किसी विशेष लड़की का। अगला सवाल, चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ क्या है? आपके ऑप्शन से ए विशेषण, बी क्रिया, सी समास, डी सर्वनाम। सही जवाब है ऑप्शन डी सर्वनाम। वाक्य चाय में कुछ पड़ा है में कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो चाय में किसी अज्ञात वस्तु या पदार्थ के होने का संकेत दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शिव शब्द से बना विशेषण क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए शिवता, बी शिवत्व, सी शैव, डी शिवम। बताइए शिव का विशेषण क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी शैव। शिव शब्द से बना विशेषण शैव होता है। अगला सवाल है, छात्र गुरु से पढ़ते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी आपादान, डी अधिकरण। सही जवाब है ऑप्शन सी आपादान। छात्र गुरु से पढ़ते हैं वाक्य में अपादान कारक है क्योंकि यहाँ छात्र की गुरु से शिक्षा प्राप्त करने की क्रिया का बोध हो रहा है। जहाँ ज्ञान प्राप्त किया जाता है वहाँ आपादान कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। सही जवाब ऑप्शन सी 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक। अगला सवाल, निम्न में से मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए शार्दुल, बी अहि, सी हिरन, डी कुरंग। सही जवाब ऑप्शन ए शार्दुल। अगला सवाल है, कृपा का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए आवेश, बी आवेग, सी कोप, डी उद्वेग। सही जवाब है ऑप्शन सी कोप। कृपा शब्द का विलोम शब्द कोप होता है। कृपा का अर्थ है अनुग्रह, दया, कृपा करना, जबकि कोप का अर्थ है क्रोध, रोष, गुस्सा करना। अगला सवाल है, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए संधि, बी समास, सी व्यंजन, डी मात्रा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी मात्रा। उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। अगला सवाल है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए विरोधाभास, बी विभावना, सी विशेषोक्ति, डी भ्रांतिमान। सही जवाब है ऑप्शन बी विभावना। विभावना अलंकार अर्थालंकार का एक भेद है जिसमें बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चंद्रकांता के रचनाकार कौन हैं? चंद्रकांता के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए धर्मवीर भारती, बी भगवती शरण वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी देवकी नंदन खत्री। सही जवाब है ऑप्शन डी देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता हिंदी के शुरुआती उपन्यासों में से एक है जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। सबसे पहले इसका प्रकाशन सन 1888 में हुआ था। यह लेखक का पहला उपन्यास था। अगला सवाल, चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास होता है और इसका अर्थ होता है जिसके मौली यानी सिर पर चंद्रा हो, यानी शिव जी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।